हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th का, ठीक है। और आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा था मैं फेडरलिज्म, जिसके 2 लेक्चर आपको पढ़ा चुके थे। आज जो है सोशल साइंस में जो आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसका चैप्टर जो है फेडरलिज्म। और लेक्चर कौन सा? आज 3rd लेक्चर, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। आज 3rd लेक्चर पढ़ा रहे हैं आपको। जहां से सेकेंड लेक्चर खत्म किए थे उसी के आगे जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए 3rd लेक्चर में क्या है, हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म जो है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संघवाद, जिसका डिफिनेशन वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। तो और ये भी पढ़ा था कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हम कैसे शो करेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग कह रहे हैं कि यह प्रैक्टिस में कैसे आता है ना। तो इसमें देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए क्या कर रहा है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि टू फॉलो द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फॉलो करने के लिए क्या? ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा क्या वर्ड है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर शुड बिकम ए शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री। तो ट्रू स्पिरिट फेडरलिज्म का होने के लिए जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी खास करके अगर इंडिया के संदर्भ में देखिए तो यहाँ तमाम तरह की डाइवर्सिटी है, तमाम चीज़ों को लेकर के डाइवर्सिटी है, रिलीजन को, कास्ट को, लैंग्वेज को, है ना, रीजन वाइज है, कल्चर वाइज है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए फेडरलिज्म कंट्री में, जैसा कि हम जानते भी हैं कि इंडिया में होता है। इसके अलावा डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर, हम साथ बने रहें। अगर साथ नहीं बने हैं तो क्या हो जाएगा कि फिर डिवाइडेशन हो जाएगा, है ना। अगर इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद अगर फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट नहीं हो तो क्या हो जाएगा कि सोसाइटी में डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू स्पिरिट होना चाहिए फेडरलिज्म की, ठीक है। इसमें देखिए बारी बारी से देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट की लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट की बात हम कर रहे हैं। अब पॉइंट पढ़िए फिर आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बिफोर इंडिपेंडेंस आप इंडिया का मैप देखेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको एक अलग मैप दिखेगा, और प्रेजेंट टाइम में अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का तो एक अलग मैप दिखेगा। दोनों एक दूसरे से मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आप स्टेट देख रहे हैं वह अलग अलग जो है स्टेट जो फॉर्म हुए हैं वह अलग अलग तरीके से हुए हैं। तो ज़्यादातर स्टेट जो है वह लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पे फॉर्म हुए। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब कि एक ऐसा स्टेट जिसमें एक लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रहते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु, कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटक, उड़िया लैंग्वेज के लिए उड़ीसा बना, मराठी लैंग्वेज के लिए महाराष्ट्र है ना, गुजराती लैंग्वेज है उसके लिए गुजरात है। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज जो है के बिहाफ पर स्टेट का डिवाइडेशन हुआ। वही बात करें कि आज का मैप जो है अलग है। तो हम आज की बात करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट वेयर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट, जो पुराने स्टेट थे वे चेंज हो गए, उनकी बाउंड्री चेंज हो गई, और क्रिएट ए न्यू स्टेट, नए स्टेट, क्रिएट ए न्यू स्टेट, नए स्टेट बने, जैसा कि हम लोग आज के मैप में इंडिया के देखते हैं। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट द पीपुल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज live in the same state. People who spoke the same language, same language बोलने वाले लोग जो हैं live in the same state, एक स्टेट में रहें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया तमिल बोलने वाले एक स्टेट में, तमिलनाडु। खैर ये अलग बात है कि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में केवल तमिल बोलने वाले ही लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है। महाराष्ट्र बना तो मराठी लैंग्वेज के लिए कि मराठी बोलने वाले सभी लोग एक स्टेट में रहेंगे। तो इस तरह से इसका जो है लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो बने हैं। और आगे देखिए, सम स्टेट वेयर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिक एंड ज्योग्राफी। ठीक है,
तो पहली चीज़ तो यह, आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। पहली चीज़ तो यह कि लिंग्विस्टिक स्टेट बने, मतलब हम ये बता रहे हैं आपको कि जो स्टेट आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं 28 स्टेट है, वो बनने के पीछे क्या रीज़न रहा है। तो पहला रीज़न रहा क्या कि एक सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहें। दूसरा, कुछ स्टेट बने जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने, बट किसके बेसिस पे बने, बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। उनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसकी वजह से, या कल्चर की वजह से, या उनकी एथनिसिटी जो रही है उसके बिहाफ पर कुछ स्टेट अलग हुए। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि इसमें कौन से स्टेट आ जाएंगे, नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नागालैंड ये लैंग्वेज के बिहाफ पर नहीं बने हैं। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ये लैंग्वेज के आधार पर नहीं बने हैं, बल्कि इनका कल्चर, अब नागालैंड का कल्चर देखिए बिल्कुल अलग है, वह अदर स्टेट के कल्चर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एक उनका अपना कल्चर है, उनकी डाइवर्सिटी है, उसके बिहाफ पर जो है एक अलग स्टेट बना। दूसरे, उत्तराखंड का देखिए, उत्तराखंड पहले आप जानते होंगे कि बिफोर 20 ईयर बिफोर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग नहीं थे, एक ही स्टेट थे। लेकिन उसका क्या था कि उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो थी या ज्योग्राफिकल एरिया जो था वह अदर यूपी के अदर पार्ट से वह मैच नहीं कर रहा था, बिल्कुल अलग था। यूपी अलग है और उत्तराखंड अलग है, दोनों की ज्योग्राफी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इस ज्योग्राफिकल के बेस पे उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया, एक अलग स्टेट बना। उसी तरह से झारखंड भी बिफोर 20 ईयर झारखंड और बिहार एक ही स्टेट हुआ करते थे। झारखंड और बिहार जो है एक ही स्टेट हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर भी ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग होने की वजह से, और दूसरे की एक चीज़ और रहा, कल्चर अभी थोड़ा डिफरेंट था। बिहार और झारखंड का कल्चर भी अलग था। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था, डेवलपमेंट, दोनों साथ रह करके एक साथ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको अलग कर दिया गया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है, जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग स्टेट देख रहे हैं जो डिवाइड हुए हैं, ये इन 2-3 बातों की वजह से जो है अलग अलग हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे आते हैं कि सम नेशनल लीडर रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एज दे थॉट दिस वुड लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कुछ स्टेट जैसे थे जो लैंग्वेज के, आपको बताया ना कि लैंग्वेज के आधार पे अलग अलग हुए, तो कुछ नेशनल लीडर थे, है ना, जो रेसिस्टेड मतलब विरोध कर रहे थे। ठीक है, किस बात के लिए कि लैंग्वेज के बिहाफ पर अगर हम स्टेट को अलग करेंगे तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में या कंट्री में डिवाइडेशन होगा या डिसइंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन नहीं, अपोजिट उसका, डिसइंटीग्रेशन होगा कंट्री में। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में कर रहे थे, लेकिन बाद में जैसा कि देखा गया कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिए गए तो यह प्रूफ हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने पर भी जो है सारे स्टेट जितने हैं वह यूनाइट रहे और इंडिया के साथ एक साथ मिल करके उन्होंने डेवलपमेंट किया, और जो फेडरलिज्म की स्पिरिट थी, आइडियल स्पिरिट थी, उसको जो है उन्होंने फॉलो किया। तो ऐसा कहीं नहीं रहा कि तमिल बोलने वाले एथनिसिटी का मतलब कि जिनकी जातीयता, नागालैंड जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कि जिनकी जातीयता जो है वह एक जैसी हो। वह जैसे नागालैंड में पूरे कितने वो रहने वाले लोग जो है आदिवासी हैं, ट्राइब लोग हैं। ठीक है, क्या वह उनकी एथनिसिटी जो वर्ड है, आप ऐसे समझिए कि क्या नागालैंड के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जातीयता, एथनिसिटी जो है, क्या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के लोगों से मैच करती है? बिल्कुल नहीं करती है। उनकी एथनिसिटी अलग है और हमारी जो है अलग, जो उत्तर प्रदेश या बिहार या तमिलनाडु की है, उनकी एथनिसिटी अलग है, वह एक नहीं है, डाइवर्सिटी है इस चीज़ को लेकर के। तो उसके बिहाफ पर नागालैंड को जो है अलग रखा गया, अलग स्टेट रखा गया। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट बना भी और उसमें किसी तरह का जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ और कंट्री यूनाइट है, यूनाइट होकर के
अपना डेवलपमेंट कर रही है और जो फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट है उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट लैंग्वेज के आधार पर बने, लेकिन इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी को देखिए कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी। तो लैंग्वेज पॉलिसी जानने से पहले थोड़ा सा बिफोर जब हम जाते हैं तो 1835, मैं क्या बता रहा हूँ, 1835 की बात मैं कर रहा हूँ। जब लॉर्ड मैकाले ने मैकाले मिनट्स दिया और भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। कौन? लॉर्ड मैकाले। तो उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में क्या हुआ, इंग्लिश का चलन बढ़ते चला गया और चूंकि ब्रिटिश रूल था तो सारा कामकाज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता रहा। ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 के बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या करना, क्योंकि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए तो उसका करना क्या है ना। तो क्योंकि इंग्लिश जो है वह इंडियन लैंग्वेज तो थी नहीं, इंडियन लैंग्वेज तमाम थी, गुजराती, तमिल, हिंदी, संस्कृत तमाम लैंग्वेज थे, लेकिन इंग्लिश जो है वह इंडियन लैंग्वेज थी नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्योंकि सारे ऑफिशियल वर्क जो थे ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंग्लिश में होते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है कि छोड़ना है कि क्या करना है, या इंडियन लैंग्वेज को फिर से जो है ऑफिशियल वर्क में इंक्लूड करना है, तो ये आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज। समझिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इस बात को समझिए कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई एक नहीं है कि इंग्लिश है या हिंदी है या संस्कृत है, तमिल है, बंगाली है या गुजराती है, कोई एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। जनरली तौर पे आमतौर पे हम लोग कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बट है नहीं, मातृभाषा है हमारी। नॉर्थ इंडियन में हम लोग जहाँ रहते हैं हम कहेंगे कि हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है ना, या राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे स्टेट के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ का राजकीय भाषा है, मतलब राज्य की भाषा है, बट राष्ट्र नेशन लैंग्वेज हिंदी नहीं है, या हिंदी ही नहीं कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही जनरली तौर पे आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कहते हैं, ठीक है, कहने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे उसको स्टेटस नहीं दिया गया है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट इम्पोज्ड हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपुल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट में हिंदी को इम्पोज्ड नहीं कर सकती थी जहाँ पे कि हिंदी के अलावा उस स्टेट में दूसरी भाषा बोली जाती हो। अगर आप तमिलनाडु में जाइए तो तमिलनाडु की लैंग्वेज जो है, वहाँ की भाषा, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वह तमिल बोल रहे हैं। अब उनको कहीं नहीं आपको हिंदी में सारा काम काज करना है, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, वो मानने के लिए इसको तैयार भी नहीं थे, तैयार होंगे भी नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज केवल लैंग्वेज की बात नहीं है, यह वहाँ के रहने वाले एक जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए उनके कल्चर और हेरिटेज की बात है। लैंग्वेज तो उनका कल्चर है, उनका हेरिटेज है तमिल लैंग्वेज, तो उसको वह जो है हटा करके और हिंदी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। द यूज ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज स्टॉप्ड इन 1965। ठीक है, but many non-Hindi speaking state fear that this was the attempt to impose Hindi on them, so central government withdraw the proposal and English along with Hindi continue for official purpose। ध्यान दीजिएगा इस वाले पार्ट में, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि
जब ब्रिटिश रूल यहाँ से एंड हुआ और हम रिपब्लिक हुए 1950 में, तो यह माना गया कि जब सारे कामकाज ऑफिशियल वर्क पूरे इंडिया में इंग्लिश में हो रहा है ब्रिटिश टाइम पीरियड में, तो अचानक से हिंदी को ला देना जो है बड़ा क्रिटिकल काम होगा। तो ये हुआ कि ठीक है, अगले 15 सालों के लिए, नेक्स्ट 15th ईयर के लिए इंग्लिश को रहने देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश को ख़त्म किया जाएगा इंडिया से और उसके जगह पे हिंदी लैंग्वेज को ले आया जाएगा। ठीक है, तो 15 साल का, तो वही चीज़ पॉइंट दिया गया हुआ है कि द यूज ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज वाज स्टॉप्ड इन 1965। 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ख़त्म हो जाना चाहिए था और उसके जगह पे पॉलिसी ये बनाई गई थी कि हिंदी को धीरे धीरे उसके जगह पे लाएंगे और धीरे धीरे इंग्लिश को हटाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं पाया, एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं पाया। गवर्नमेंट का कमी कहिए या लोगों ने इसको एडाप्ट नहीं किया, खास करके वे जो नॉन हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट थे या रीजन थे, उन्होंने इन चीज़ को, हिंदी को एडाप्ट ही नहीं किया। तो इंग्लिश के जगह पे हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज जो है नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल थे, उन्हें डर था कि इंग्लिश ख़त्म हो जाएगा तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती का हिंदी थोप दिया जाएगा। तो यह पॉलिसी जो है का बड़ा विरोध हुआ, खास करके साउथ में जहाँ की नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने बहुत विरोध किया और जिसकी वजह से जो है जो लैंग्वेज पॉलिसी थी इंडियन गवर्नमेंट की, इंग्लिश को हटा करके हिंदी को लाया जाएगा, उन्होंने इसको विथड्रॉ कर दिया और कामकाज की भाषा के लिए उन्होंने कर दिया इंग्लिश को कर दिया। जो हिंदी रीजन वाले लोग हैं वो हिंदी में काम करेंगे, बाकी स्टेट का जो लैंग्वेज है, जो रीजन है उस लैंग्वेज में, अब तमिलनाडु में है लोग तमिल में काम करते हैं या फिर इंग्लिश में काम करते हैं। उसी तरह से जो है आप उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में या तो आप उन लोगों को, उड़ीसा के लोगों को ज़बरदस्ती हिंदी में नहीं थोपा जा सकता है क्योंकि उड़िया वहाँ की लैंग्वेज है, एक रीजनल लैंग्वेज वहाँ का है, वो लोग उड़िया में या तो काम करेंगे या तो फिर इंग्लिश में। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है वह कंटिन्यू चलती चली गई और आज तक हम लोग जो है इंग्लिश से जो है कामकाज भी करते हैं, इंग्लिश में पढ़ते भी हैं। तो किसी एक लैंग्वेज को नहीं फिर भी किया गया, इंग्लिश ऐसा नहीं था कि इंग्लिश को ही किया गया, बल्कि जो रीजन जिस लैंग्वेज में काम करना चाहें उसमें उनको किया गया। आगे देखिए और चीज़ों, यहाँ पे आपको समझ में आएगा और चीज़ों को, कि जैसा मैं कह रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया गया है ना, बल्कि उसके जगह पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल्स में, किसमें 8th शेड्यूल में कुल 1-2 नहीं बल्कि कितने, बल्कि 22 लैंग्वेज को जगह दिया गया। ठीक है, बल्कि कितने, इंडिया के बड़े पार्ट में बोले जाने वाले कुल 22 लैंग्वेज को। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो आप किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का नाम नहीं लेंगे, बल्कि आप यह बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल्स में किसी एक लैंग्वेज को नहीं बल्कि 22 लैंग्वेज को स्टेटस दिया गया है और इन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है। एक ऐसे कितने लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हिंदी बोलने वालों की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। इंडिया में 41.03% लोग ऐसे हैं जो जिनकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, वह हिंदी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाली है 8.11 लैंग्वेज। तीसरे नंबर पे जो लैंग्वेज है वह तेलुगु है, जिसको बोलने वाले, समझने वाले, लिखने वाले लोग जिनकी मदर टंग कितनी है, 7.19 है। हाँ, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भले ही हम लोग काम काज करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, बट यदि मदर टंग की बात की जाए, मातृभाषा, तो इंग्लिश जो है वह इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 0.02% लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि हमारी मदर टंग जो है वह इंग्लिश है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट्स, तो हमारी और आपकी जो मदर टंग है वह इंग्लिश नहीं है, वह हिंदी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ले रहे हैं, अलग मैटर है, ठीक है।
बट हमारी मदर टंग अगर कहा जाए तो हमारी मातृभाषा जो है वह हिंदी है। दूसरी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल्स में कुल 22 लैंग्वेज की बात की गई है। कितने? 22 लैंग्वेज। तो इस 22 लैंग्वेज में इंग्लिश जो है वह नहीं है, क्योंकि यह जो 22 लैंग्वेज है ना वह इंडियन लैंग्वेज, वह इंग्लिश मदर टंग वाले ज़्यादातर आप देखिए तो पांडिचेरी में कुछ लोग मिल जाएंगे, गोवा में कुछ लोग मिल जाएंगे, दमन दीव में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड वगैरह में भी कुछ लोग मिल जाएंगे ना। तो यही उनकी पॉपुलेशन 0.02% है। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। यह 22 लैंग्वेज जो है यह इंडियन लैंग्वेज है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश जो है वह इंडियन लैंग्वेज नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई है एज ए शेड्यूल लैंग्वेज को तौर पे, उसमें इंग्लिश का नाम नहीं है। आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं अपने बुक में या गूगल पे सर्च कर लीजिए 22 शेड्यूल लैंग्वेज, तो उसमें जो है इंग्लिश का कहीं कोई आता पता नहीं है। तो इंग्लिश हमारे देश की भाषा नहीं है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंग्लिश को कोई जगह नहीं दी गई है। इन 8 शेड्यूल्स के इन 22 लैंग्वेज में इंग्लिश का कहीं नाम नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें बात हम करेंगे कोलाइशन गवर्नमेंट की, कोलाइशन गवर्नमेंट की, गठबंधन सरकार। किसकी बात करेंगे? गठबंधन सरकार की। ठीक है, जो कोलाइजेशन गवर्नमेंट है उसका हिंदी वर्ड जो है वह गठबंधन सरकार। यह गठबंधन सरकार क्या होती है और इसमें स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, पार्लियामेंट है ना, जनरल इलेक्शन होता है, पढ़े हैं, जानते हैं कुछ, जनरल इलेक्शन होता है 5 ईयर में, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लोकसभा में जो मेंबर अधिक होते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की, वो गवर्नमेंट बनाती है। तो देखिए लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए 543 है। ठीक है, 543 है। अब इस 543 में से 272 मोर देन हाफ 272 हो गया। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में 272 आर मोर देन 272 सीटें जीतेंगी, वे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 है। इसमें 272 या मोर देन 272 जो भी गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी विन करेगी इतनी सीटें, वह गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो कोई 1 या 2 या 4 पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो सबके हिस्से में कुछ न कुछ जो है सीटें जाती हैं लोकसभा की, इन 543 में से। तो कई बार होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी सीटें नहीं बना पाती हैं, तो क्या होता है कि वह दूसरे पार्टियों के साथ अलायंस करके ये जो मैजिक नंबर है गवर्नमेंट बनाने का 272, उसको कर लेती हैं, वो उसको कंप्लीट कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 200 सीट जीता है, किसी ने 150 जीता है। ठीक है, यह जो है लार्जेस्ट पार्टी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में मान लीजिए किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 15, किसी ने 35, किसी ने 25, किसी ने 28, तो किसी ने 42 इतनी सीटें जीती हैं। तो अब देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी सीट जीती, एक ने इतनी सीटें जीती, तो यह दोनों तो कह सकते हैं कि यह लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, और बाकी कुछ जो है यह पॉलिटिकल पार्टियां इन्होंने जीती हैं। तो कंट्री में हमारे
दो तरह की पॉलिटिकल पार्टियां, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां होती है, दूसरी जो है स्टेट लेवल की पार्टियां होती हैं। तो स्टेट लेवल की पार्टियां अपने अपने स्टेट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लोकसभा की ये सीटें जीती। नेशनल पार्टी जो है वह ज़्यादा जीत रही हैं, क्योंकि वो पूरे कंट्री में जो है लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, पूरे कंट्री में। अब जो स्टेट लेवल की पार्टी है, जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के एग्जाम्पल के तौर पे, तो वह यूपी में ही चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ रही है। नेशनल पार्टी नहीं है कि पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी या कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूरे कंट्री में चुनाव लड़ रही है लोकसभा की, तो ये नेशनल पार्टी है, ठीक है। लेकिन जो मैं नंबर बताया आपको 272, यह भी नहीं कर पाए, यह भी नहीं कर पाए, तो क्या सरकार बने नहीं, गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगी, ना तो यह ना तो यह। अब चूंकि यह एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि यह 200 है, ठीक है, इनके पास और कितना हो जाए तो इतना हो जाए तो 72, इनके पास 200 है, इनके पास 72 नंबर कम है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो यह इनसे 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 एग्जाम्पल के तौर पे कोलाइज होंगी, कोलाइड अलायंस बनाएंगी, मिल जाएंगी। यह नेशनल लेवल की पार्टी, यह स्टेट लेवल की पार्टी, यह स्टेट लेवल की पार्टी, यह मिल गए, यह मिल गए, हो गया भाई 272 हो गया। अब सरकार बना लेंगी, ठीक है, बना लेंगी। तो इसमें होता है कि एक नेशनल पार्टी जो गठबंधन की सरकार है, इसमें एक नेशनल लेवल की पार्टी और ढेर सारी स्टेट लेवल की पार्टियां मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं। तो इस तरह के गवर्नमेंट को कोलाइजेशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1984 के बाद, 1984 इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, उसके बाद इलेक्शन जो हुए उसमें कांग्रेस एक सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और अकेले के दम पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, कांग्रेस ने बनाया, मतलब कोई अलायंस नहीं। लेकिन उसके बाद 1984 के जनरल इलेक्शन के बाद जितनी भी गवर्नमेंट बनी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आप देखिए बने, सभी टाइम पीरियड में नियर अबाउट 30 ईयर तक के टाइम पीरियड में सभी जो है कोलाइजेशन गवर्नमेंट ही रहा। मतलब कोई एक गवर्नमेंट जो है वह 272 जो है बना, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है यह नंबर जो है नहीं पा पाई कि कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी 272 विन कर जाए अकेले, तो कोई नहीं जीत पाया, ठीक है। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट बनी सभी कोलाइजेशन गवर्नमेंट बनी, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल 2 बार का रहा, वो भी कोलाइजेशन गवर्नमेंट का ही रहा। कांग्रेस ने अकेले दम पे गवर्नमेंट नहीं बनाया था, बल्कि वह स्टेट लेवल की पार्टियों को साथ लेकर के बनाया था। 1984 के बाद 1984 के बाद जा करके 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तब जो है 2014 में बीजेपी अकेले दम पर 272 प्लस सीटें जीत करके जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन इन 30 सालों के इस समय, इस टाइम पीरियड में, इस इलेक्शन 84 के इलेक्शन के बाद के टाइम पीरियड में जितने इलेक्शन हुए, कोई जो है गवर्नमेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोलाइजेशन गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन जो है वह क्या है, सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन। देखिए इसमें होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, ठीक है, तो इसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होता है, उसका भी रोल होता है कोलाइजेशन गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी, ये रीजनल या स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके साथ वह भी अलायंस बना के काम कर रही हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, पूरे सेंट्रल का ही, एक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरे कंट्री में जो है रूल नहीं होता है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वह स्टेट लेवल की पार्टियों का भी होता है, क्योंकि वह उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन स्टेट लेवल की पार्टियों के भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट लेवल की पार्टी का मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वह अपने स्टेट के लिए, जिस स्टेट से वह है, अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, यह उम्मीद की जाती है। तो इस तरह से स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन जो है बना रहता है।
इसमें दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और निगेटिव भी चीज़ें हैं गठबंधन सरकार की। पॉजिटिव चीज़ जो मैं बताया कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बना रहता है, स्टेट लेवल तक जो है वह काम होता है कोलाइजेशन गवर्नमेंट होने की वजह से। लेकिन निगेटिव क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ब्लैकमेल करके कहती हैं कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग काम करिए, अदरवाइज जो है हम जो है पावर से हट जाएंगे, जो अलायंस है उससे हट जाएंगे। तो हट जाएंगे तो भाई 272 का जो यह मैजिक नंबर है वह कम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये हट गए, ये कहें कि हम भाई अलग हो जाएंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग काम करिए, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहे कि हमारे अकॉर्डिंग काम करिए, या हम जैसा चाहते हैं वैसा करिए, या वैसी पॉलिसी बनाइए, या वैसा एक्ट या लॉ बनाइए, अदरवाइज हम हट जाएंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो क्या होगा, अगर ये हट गए तो यह नंबर जो है वह कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा सरकार विथड्रॉ हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, नए सिरे से फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा, जिसे मिड इलेक्शन कहते हैं, जो 5 साल के में होता है जनरली। अब नहीं हुआ तो बीच में ही पता चला कि होने लगे। और इसमें भी है कि एक तरह से ब्लैकमेल करती हैं या स्टेट लेवल की पार्टियां, कभी कभी ऐसा देखने को मिला है ना। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है कोलाइजेशन गवर्नमेंट का, पॉजिटिविटी भी है निगेटिविटी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये क्या है, खास करके इंडिया जैसे बड़े देश में, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा 2 लेवल की गवर्नमेंट को देखा, फेडरलिज्म में 2 लेवल की गवर्नमेंट को देखा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट। और स्टार्टिंग में ही मैं बताया था कि इंडिया में तीसरे लेवल की भी गवर्नमेंट है, जिसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल जो पहला दूसरा लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने जो है 2 टीयर या 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात किया। 3rd लेवल की जो गवर्नमेंट है उसकी बात अब हम लोग करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3rd लेवल की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, यही क्या है, सेंट्रलाइजेशन नहीं डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब पावर को और अधिक डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लोकल लेवल तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, जो कि इंडिया में है। पॉइंट टू पॉइंट देखिए कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू ए 2 टीयर सिस्टम। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत अधिक पॉपुलेशन है, तो इसमें केवल 2 टीयर गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता है। ठीक है, 2 लेवल के गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता है। जो छोटे कंट्री हैं, है ना, जो छोटे, जैसे यूरोप वगैरह में देखिए या अफ्रीका में देखिए, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ 2 टीयर लेवल के 2 टीयर या 2 लेवल के गवर्नमेंट है तो काम चल जाएगा। ठीक है, बट इंडिया जैसे बड़े कंट्री में यह जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। सेकेंड पॉइंट हम बता रहे हैं कि स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। इंडिया में जो स्टेट हैं, आप एग्जांपल के तौर पे देखिए एरिया या पॉपुलेशन दोनों से, तो इंडिया में कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि कई यूरोपियन कंट्री से बड़े हैं। इंडिया में कई सारे स्टेट ऐसे हैं, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी और अकॉर्डिंग टू एरिया भी ऐसे स्टेट हैं यहाँ पे जो कि यूरोप के कंट्री जो हैं कुछ, जैसे बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उनसे बड़े जो है अपने यहाँ क्या हैं, स्टेट हैं, समझ रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े स्टेट हैं तो केवल 2 टीयर लेवल ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता है। इसलिए क्या किया गया है कि फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे तीसरे लेवल की गवर्नमेंट की बात की गई। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का आप डिफिनेशन यहाँ पे समझिएगा कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या कर रहे हैं कि व्हेन पावर इज टेकन अवे, जब पावर टेकन अवे, पावर ले करके, किससे ले करके, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले करके गिवन दे दिया जा रहा है। गिवन किसको दे दिया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन।
तो डिसेंट्रलाइजेशन का आपका डिफिनेशन यह सीधा सा है कि जब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ले करके उसे लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है, लोकल गवर्नमेंट भी है, तीसरे लेवल की गवर्नमेंट भी है ना। तो उसी की हम चर्चा करेंगे यहां पे। द बेसिक आइडिया इसके पीछे डिसेंट्रलाइजेशन का है क्या, है ना। ये भी है ना कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्यों, क्या फायदा, कुछ फायदा है क्या, इसका बेसिक आइडिया इसके पीछे क्या है। बेसिक आइडिया जो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे है वह यह है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। बड़ा देश है, बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी कंट्री है, बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना इशू बनाएगी, उसको कितना, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, कितना सॉल्व करेगी, समझ रहा है। तो लोकल लेवल पे जो छोटे इशू है या छोटे प्रॉब्लम हैं उनको लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर दिया जाए, इसलिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। क्या कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल, जिसको सेटल कर दिया जाए लोकल लेवल पे। छोटे छोटे इशू है, छोटे प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, गली साफ नहीं है तो गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, समझ रहे, तमाम इस तरह की समस्याएं हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी आकर के, नहीं तो अगर वो करेगी तब तो फिर हो चुका, हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे इस तरह के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, तो वही जो डिसेंट्रलाइजेशन है वही लोकल गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। या लोकल गवर्नमेंट थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, देयर इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। थ्री टीयर की गवर्नमेंट है, जो आपको बताए थे कि जो फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं वह फेडरलिज्म है क्या, फेडरलिज्म एक्चुअल में है क्या, फेडरलिज्म है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे अधिक पावर तो यहाँ सबसे ऊपर वर्टिकल डिवीजन, जब हम ऐसे करेंगे वर्टिकल लाइन खींचिए, यहाँ सबसे ऊपर रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे अधिक पावर, उसके बाद उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, या उनके पास कुछ पावर है, इनका अपना अलग है, पढ़ चुके हैं। और इसके भी नीचे जो है वह थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वह क्या है, वही क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। दिस लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपलिटी इन अर्बन एरिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिले स्तर पे होता है यह, तो जिले स्तर पे भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अर्बन एरिया के लिए अलग और रूरल एरिया के लिए अलग, मतलब गांव के लिए अलग सिस्टम है और शहरों के लिए अलग है। तो जो गांव के लिए है, रूरल एरिया के लिए है लोकल गवर्नमेंट, उसे हम पंचायत कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं गांव के लिए। एंड म्यूनिसिपलिटी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के लिए उसे हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूनिसिपलिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, अर्बन एरिया के लिए अलग और रूरल एरिया के लिए अलग, गांव और शहरों के लिए अलग अलग, ठीक है। बट इलेक्शन वेयर नॉट हेल्ड रेगुलरली एंड लोकल गवर्नमेंट वेयर नॉट गिवन एनी पावर बाय स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, यह जो आपको बता रहे हैं लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन की बात हम बता रहे हैं, तो यह पहले नहीं था। कब हुआ, इसमें एक मेजर स्टेप लिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन में एक मेजर स्टेप लिया गया 1992 में। कब, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के 73 अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट किया गया, कब, 1992 में। और तब जाकर के एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इंडिया में, या कह सकते हैं कि जो लोकल अथॉरिटी थी, लोकल गवर्नमेंट थी, उनको एक्चुअल जो है पावर दिया गया, उसके पहले नहीं था, ठीक है। था मतलब केवल नाम मात्र का था, पावर ही नहीं दिया गया था तो काम ही नहीं। वही इस वाले पॉइंट में करें कि इलेक्शन वगैरह जो है लोकल गवर्नमेंट का रेगुलर नहीं हो पा रहा था,
स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती थी तो इलेक्शन कराती थी, नहीं चाहती थी तो इलेक्शन नहीं कराती थी लोकल गवर्नमेंट के लिए, या लोकल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं था कि वह अपने पावर का यूज करके कुछ काम कर सके, वह हमेशा किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती थी। बट ये सब सारी चीज़ें हटा करके 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट करके इनको पावर दिया गया, ठीक है। और काफ़ी कुछ चेंजिंग जो है इसमें आए, ठीक है। क्या क्या आया, इसको और अधिक पावरफुल बनाया गया। यहां पे भी इसको हटाइए, पता नहीं क्या वर्ड आ गया है। देखिए इस पॉइंट को देखिए, फिर इसमें पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। जो कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को और अधिक पावरफुल बनाया गया, तो उसमें क्या क्या किया गया। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। पहले जैसे बताया कि एक रेगुलर टाइम पीरियड पे इलेक्शन नहीं होता था, तो अब जो है यह कर दिया गया कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे इलेक्शन होंगे, और वह टाइम इंटरवल कितना रखा गया, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स रखा गया। तो 5 ईयर में इनके इलेक्शन होंगे। दूसरा, स्टेट आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर SC ST एंड OBC बिसाइड्स वुमेन। यह भी डिसाइड किया गया कि SC ST और OBC के लिए जब इलेक्शन होंगे, लोकल अथॉरिटी के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, तो उसमें जो कैंडिडेट होंगे वह वार्ड वाइज या एरिया वाइज जो है रिजर्वेशन होगा कैंडिडेट के लिए, SC ST और OBC के लिए, और बिसाइड्स वुमेन, वुमेन के अलावा वुमेन के लिए भी जो है वो रखा गया एटलीस्ट 1/3 सीट जो है वह वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया। बाकी SC ST OBC के लिए जो है वो पॉपुलेशन के बिहाफ पर कि किस वार्ड में या किस एरिया में उनकी कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बिहाफ पर SC ST और OBC के लिए रिजर्व सीट की व्यवस्था की गई। बट लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए 1/3 सीट को रिजर्व रखा गया। जबकि आप ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें वुमेन्स के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, केवल SC और ST के लिए रिजर्वेशन है, और वुमेन्स के लिए नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को कई बार पार्लियामेंट में रखा गया, बट अभी तक पास नहीं हुआ है कि लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया, लेकिन ऐसा वहाँ पे अब तक हुआ नहीं है, वहाँ पे बिल पास नहीं हुआ है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में, ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व रखा गया है, और वह कितना है, 1/3 है। यह पहले ही सब नहीं था, ये कब हुआ, ये जो पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे, यह 1992 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट किया गया उसके बाद हुआ, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि जो इलेक्शन हो रहा है वह पंचायत के लिए या म्यूनिसिपलिटी के लिए हो रहा है जिसको मैं बताया कि एवरी 5 ईयर में होगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई कि एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, वह स्टेट इलेक्शन कमीशन को, जिसे शॉर्टकट में हम SEC कहेंगे। क्या, SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यह स्टेट इलेक्शन कमीशन ही एक रेगुलर इंटरवल पर लोकल गवर्नमेंट के लिए, चाहे वह पंचायत का चुनाव हो या फिर म्यूनिसिपलिटी का, दोनों के लिए एक रेगुलर इंटरवल पर जो है यह इलेक्शन करवाता है। कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अच्छा, ये जो 4 पॉइंट आपको बताया ना, यह 1992 के बाद, इसके पहले ये सब नहीं होता था, मनमर्जी अनुसार था, पावर ही नहीं था इनके पास। बाद में इनको फिर पावर वगैरह दिया, इनको मतलब मोर पावरफुल दिया गया, मोर पावरफुल किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ एज ए फेडरलिज्म, और केवल फेडरलिज्म नहीं, ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, तो वह 1992 के बाद हुआ, ठीक है।
पंचायती राज सिस्टम। अब देख लीजिए लोकल गवर्नमेंट पे क्या सिस्टम है ना, लोकल गवर्नमेंट पे में कि किस तरह से। अब दोनों चीज़ें बताएं कि एक म्यूनिसिपैलिटी अलग है और पंचायती राज सिस्टम अलग है। तो जो रूरल एरिया के लिए है उसे हम कहते हैं क्या, पंचायती राज सिस्टम। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज किस नाम से जाना जाता है, उसे पंचायती राज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान होता है कि ईच विलेज आर ग्रुप ऑफ विलेज, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक विलेज हो या तो ग्रुप ऑफ विलेज, कई विलेज, जैसे पॉपुलेशन कम है तो कई ग्रुप ऑफ विलेज, कई गांव मिल करके, या कोई एक ही गांव है जहां पॉपुलेशन अधिक है तो एक होगा, या तो फिर पॉपुलेशन बहुत कम है तो कई विलेज को मिला करके, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ईच विलेज आर ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ए ग्राम पंचायत। तो ईच विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज मिल करके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर एंड ए प्रेसिडेंट, जिसे हम सरपंच कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड, अलग अलग वार्ड में मेंबर होते हैं, ठीक है, वार्ड वाइज ये डिवाइड होता है। एक वार्ड का उसे पंच कहते हैं और उसका जो प्रेसिडेंट होता है पंचायत का उसे क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। पंच एंड सरपंच यहाँ पे हिंदी वर्ड। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट वार्ड और विलेज। वार्ड में डिवाइड है या विलेज वाइज डिवाइड है तो यह पंच और सरपंच जो हैं वह क्या होते हैं, वह डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कि कौन इलेक्ट करता है, जो वार्ड है या विलेज है वहाँ के एडल्ट पॉपुलेशन, जो एडल्ट लोग हैं मीन्स 18+ ईयर के लोग जो हैं वह जो है उन्हें इलेक्ट करते हैं। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। यह ग्राम पंचायत जो है ना, यह किसके सुपरविजन में फिर काम कर रही है, ग्राम पंचायत किसके सुपरविजन में काम करती है, ग्राम सभा के। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि इट वर्क कौन, यह ग्राम पंचायत। यह ग्राम पंचायत किसके सुपरविजन में काम कर रही है, ग्राम सभा के सुपरविजन में काम कर रही है। और ग्राम सभा मीट ए लिस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर। और जो ग्राम सभा होती है उसकी मीटिंग होती है साल भर में कम से कम 2 या 3 बार, एक साल में उनकी मीटिंग होती है। किस बात को लेकर, एनुअल बजट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए और एनुअल बजट के लिए ग्राम सभा की एनुअल 2 से 3 बार मीटिंग होती है ना। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए पंचायत समिति आर ब्लॉक या मंडल। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, जो ग्राम पंचायत है ना, उसकी बात करें। फ्यू ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत मिल करके, कई कुछ 2, 4, 6 ग्राम पंचायतें आपस में मिलती हैं तो बड़ा एरिया बनता है और उनको फिर हम क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं या मंडल। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एक ग्राम पंचायत हुई, 2 हुई, 3 हुए, 4 हुए, ठीक है। कई ग्राम पंचायतें होंगे मिल करके क्या उनको कंबाइंड मिला करके क्या कहेंगे, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल कहेंगे। तो इस तरह से जो है कई पंचायत समितियां मिल करके जो कई ग्राम पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनाते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। इसके पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं, इसमें भी हम मेंबर हैं, पंचायत समिति कहिए या ब्लॉक कहिए या मंडल, इसके भी मेंबर होते हैं, यह भी इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टेड बाय किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जो पंचायत के मेंबर, उस विलेज के या उस एरिया या उस वार्ड के जो पंचायत के मेंबर होते हैं, जो पंचायत के मेंबर होते हैं वह पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे और बढ़िए, फिर जिला परिषद पे आते हैं, ठीक है। अबे पंचायत समिति की बात की है ना अभी पीछे, तो ऑल द पंचायत समिति इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंसिस्टिंग द जिला या डिस्ट्रिक्ट परिषद। पंचायत समिति बनी,
पंचायत समिति बनी ना, ठीक है। तो अब कई पंचायत समितियां मिल करके क्या बना लेती हैं, जिले में जितनी भी पंचायत समिति बनी या ब्लॉक बना या मंडल बना, सभी को मिला करके एक जिला परिषद बनता है। क्या बनता है, जिला परिषद बनता है। और इसके मोस्ट मेंबर जो जिला परिषद के होते हैं वह इलेक्टेड होते हैं। मोर ओवर मेंबर, और कुछ मेंबर जो होते हैं वह क्या होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमएलए होते हैं उस जिले के, ठीक है। और इसके अलावा अदर ऑफिसर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के दूसरे, ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको समझिए नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। पंचायत समिति, सभी पंचायत समितियां मिलकर के क्या बनाती हैं, जिला परिषद बनाती हैं। और इस जिला परिषद के कई सारे मेंबर जो होते हैं वह इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। कई सारे, मैं कह रहा हूं कि कई सारे, सभी नहीं, कुछ, तो कुछ इलेक्टेड होते हैं। और कुछ मेंबर जो होते हैं जिला परिषद के, वह कौन होते हैं, वह लोकसभा का, उस डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा का मेंबर या एमएलए हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई ऑफिसर जो है वह जो है इस जिला परिषद का मेंबर हो सकता है। और जिला परिषद चेयरपर्सन इज इट्स पॉलिटिकल हेड, जो जिला परिषद का हेड होगा, पॉलिटिकल हेड होगा, उसे क्या कहते हैं, जिला परिषद का चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद उसे हम कहेंगे, ठीक है। वो पॉलिटिकल हेड होता है। इसके अलावा और म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं। यह म्युनिसिपैलिटी का कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, म्युनिसिपैलिटी मतलब किस एरिया का, शहरी क्षेत्र का। अभी तो जो पढ़े हैं वह ग्रामीण क्षेत्र का, रूरल एरिया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ पे, अर्बन एरिया का। तो इन बिग सिटीज, एग्जाम्पल के तौर पे बनारस आप ले लीजिए, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। यह हम बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्र की, है ना, सिटी एरिया की। बोथ दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। बोथ दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, दोनों लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है यहाँ पे, बोथ दीज का मतलब ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे, दोनों, तो दोनों जो है वह लोगों द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, थर्ड पॉइंट, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड कौन होता है, कौन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मेयर, मेयर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मेयर जो होता है वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या होता है, वह हेड होता है, जो कि एक इलेक्टेड बॉडीज होता है। यह मेयर जो होता है वह इलेक्टेड बॉडी होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, यह पॉलिटिकल हेड होता है। इस तरीके से इसका इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है कि हम बताएं कई कि यह पॉलिटिकल हेड होता है तो यह इलेक्टेड होता है, तो ग्राम सभा, ग्राम समिति है। इस तरह से भारत में ओवरऑल 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। कहाँ, लोकल गवर्नमेंट की, वो आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात छोड़ दीजिए कि एमपी और एमएलए इलेक्टेड होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल लोकल गवर्नमेंट में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि इस तरह से जो है कुल टोटल 36 लाख, या मोर देन हम कहेंगे यहाँ पे कि मोर देन 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी एंड 1/3 ऑफ देम आर वुमेन। और इसमें से, इन 36 लाख में से 1/3 क्या होती है, वुमेन। 1/3 का मतलब यहां पे कितने हो गया, 12 लाख। 36 का 1/3 कितना हो जाएगा, 12 लाख होगा ना। तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत के, जिसमें से 1/3 ऑफ देम आर वुमेन, 1/3 वुमेन है, मतलब कितने, 12 लाख हैं। विच इंक्रीज वुमेन वॉइस इन अवर कंट्री, जो कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट, 12 लाख लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 12 लाख महिलाएं हैं ग्राम पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में,
तो इस तरह से यह जो है विच इंक्रीज वुमेन्स वॉइस इन अवर कंट्री, औरतों की आवाज़ जो है बुलंद करती हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन करती हैं, है ना। बात समझ में आई। तो यह जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है यही डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इस तरीके से आपका यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और फेडरलिज्म आपको पढ़ा दिए हैं। नोट्स आपका पूरा यहाँ पे भी जो मैं पढ़ा है यहाँ से बना लीजिए। बाकी आपके ऐप पर सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। जो भी डाउट हो ऐप के थ्रू आप भेजिएगा। बाकी जो कुछ अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, ना समझ में हो गया, ना समझ में आया हो, तो ऐप पर आप अपने डाउट्स भेजिएगा, मेरे पास आएगा, मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर और नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।